नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट व हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ता श्रीमती रीटा हिंगमांग जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। रीटा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुड टू सी यू मैम। थैंक यू सो मच हर्ष। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक बार फिर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मंच पे आऊँ और अपने विचारों का आदान प्रदान करूँ। जी दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं और रीटा जी से जानने वाले हैं न्याय सबके लिए। और जैसा कि जिसे कहा भी जाता है कि जस्टिस फॉर ऑल, और न्याय सबको मिलना भी चाहिए। तो आज हम जानने वाले हैं रीटा जी से और क्या क्या हमें करना चाहिए न्याय की इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो रीटा जी, आज हम आपसे जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम त्वरित न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि अक्सर हम लोगों के मुंह से बहुत ये सुनते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला और हमें न्याय मिलने में देरी हो गई। तो प्लीज़ पहले आप थोड़ा ये बताइए कि जब हम न्याय को बोलते हैं, जब हम जस्टिस को कहते हैं और हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, तो न्याय को कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए हर्ष, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, हम सबको एक समान अधिकार मिले जाते हैं। और अगर और जैसे कि हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड हैं, तो अगर उनमें किसी भी तरीके की अवहेलना या फिर हनन होता है उन अधिकारों का, तो वी कैन कम टू द कोर्ट्स। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो समान अधिकार, जो सबको एक समान मिलने चाहिए, उनका हनन हुआ है और हम न्याय के लिए एंटाइटल्ड हैं। जी। और रीटा जी, जब हम संविधान की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक गंगोत्री है और कहीं ना कहीं जितने भी लॉज हैं और जुडिशरी हो या फिर और भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, कहीं ना कहीं वो उसी से ड्राइव करती हैं, कहीं ना कहीं उसी से फ़्लो करती हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि संविधान में भी ये कहा गया है कि न्याय सबको मिलना चाहिए। तो संविधान में ऐसे कौन कौन से ऐसे राइट्स की हम बात करें या हक और हकूक़ की बात करें जो हमें दिए गए हैं? जी, जैसे कि आर्टिकल 12 से लेके 19 तक हमारे संविधान में बड़े सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो एक नागरिक, एक भारत के नागरिक होने के आधार पे हमें सारे के सारे राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वल एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमें संविधान में दिए गए हैं। जी। और जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ के बारे में भी काफ़ी जिक्र किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम राइट्स मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज़ भी रहती हैं, चाहे वो स्टेट के प्रति और एक दूसरे के प्रति भी कहीं ना कहीं हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, कहीं ना कहीं हम कानून को अपने हाथ में ना लें। पर जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम न्याय के पथ पर चलने की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है या कहीं ना कहीं उनको और अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट या चोरी की घटना होती है तो वो पुलिस स्टेशन भी जाता है, वहाँ जाके एफआईआर भी दर्ज करवाता है और कहीं ना कहीं एक मेंटल एगनी भी इस सब में होती है। तो मतलब यू बीइंग सच ए सीनियर एडवोकेट, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यरत रही हैं, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जब हम बात करते हैं न्याय की, तो अक्सर हम सुनते हैं सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, तो न्याय को इन दो डायरेक्शंस में किस प्रकार से दर्शाया गया है? देखिए, जैसे कि आपने हर्ष खुद ही इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे जितने भी कानून फ्लो करते हैं उसका जो सूत्रधार है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे को प्रोसीजरल लॉ भी है और एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल साइड से अगर हम देखें तो वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये बेसिकली ये एक ही ब्रांच से निकले हुए दो विंग्स हैं, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। तो सिविल और क्रिमिनल के तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर कोई भी ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट एनक्रोच हुए हैं, जिसमें आपको जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल में आएंगे। जी। और जैसे कि जो आपको अगर बॉडीली किसी भी तरीके की अगर आपको हार्म पहुंचाते हैं या फिर आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सारे के सारे क्रिमिनल में आते हैं। जी। और जो सिविल है उसका जो पीछे से जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है सीपीसी से और अगेन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से। और जैसे कि अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल जितना भी प्रोसीजरल इसका लॉ आएगा वो आएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, और अगेन दैट फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज इंटरलिंक्ड, दैट ओनली डिफरेंस इज कि सीपीसी में सिविल प्रोसीजर
कोड फॉलो होएगा, क्रिमिनल में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ है। जो हम 2 लॉ की बात करेंगे अगर हम, तो ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। जी। और रीटा जी, जब भी कहीं ना कहीं आपके राइट्स की अवहेलना होती है, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, तो कितना ज़रूरी है कि आप कोर्ट को अप्रोच करें, कितना ज़रूरी है कि जो आपके साथ बीत रहा है वो कहीं ना कहीं आप कंप्लेंट करें, अपनी शिकायत करें? क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोगों के साथ काफ़ी कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और वो एक सही मैकेनिज़्म को या एक सही रास्ते को नहीं चूज़ करते, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो उनकी एक एगनी होती है, जो एक पेन होती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि कितना अवेयर रहना चाहिए, और कहीं भी आपके राइट्स को अगर कोई इन्फ्रिंज करता है या आपके राइट्स पे कहीं ना कहीं कोई अटैक करता है, तो कितना ज़रूरी है कि आप फटाफट से कोर्ट जाएं और कहीं ना कहीं एक रेमेडी या फिर एक रिलीफ उनसे प्राप्त करें? हर्ष, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो कानून का एक इम्पॉर्टेंट जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये नहीं है कि हमें जिसने गलत किया है उसको पनिश करना है। बेसिकली लॉ का जो मेन, जो हमारे जितने भी कानून हैं उसका मेन जो रोल है वो रहता है कि दूसरों को ऐसा करने से रोकना है। जी। तो आप ये सोचो कि एक बार अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा और आप ये सोच रहे हो कि आप इस चीज़ को लेके कोर्ट नहीं जाएंगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? तो जिसने आपके साथ गलत किया आप उसको ये बोल रहे हो कि हाँ ठीक है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है और यू विल नॉट गो टू द कोर्ट्स फॉर रिड्रेसल। लेकिन जो प्यूनिटिव मेजर कभी भी नहीं रहता है लॉ का होता है डेटरेंट तरीका, कि दूसरों को दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए जैसा इनके साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स या आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीज़ होती है तो आप उसको रिड्रेस करें थ्रू कोर्ट्स, और हमारे संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट है दैट इज़ एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। जी। और उसके लिए आप हमेशा कोर्ट आ ही सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का जुल्म हो रहा हो तो आप डेफिनेटली आप रिकॉर्स लीजिए कोर्ट का और आप आइए, और इस चीज़ की रेमेडी है ही है। और इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने एक और चीज़ देखी है, अब हम खैर भी हम हिमाचल प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश 100% एक शिक्षित जो है राज्य है, यहाँ पे लोग बहुत विजिलेंट हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर पढ़े लिखे इंसान भी अगर कोर्ट नहीं आएंगे, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो हम उन लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हुए हैं या फिर जिनके पास इतने ज़्यादा जो साधन नहीं है कि वो कोर्ट आ सके, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की अवहेलना या किसी भी तरीके की इन्फ्रिंजमेंट आपके मौलिक अधिकारों के साथ हुई है तो आप कोर्ट ज़रूर आएँ। जी। और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आपको खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, हमारा संविधान कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ मिलके काम करता ही है जब भी आपके कोई राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है। और रीटा जी, आपने देखा भी होगा कि हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो लोग अपने राइट्स के लिए काफ़ी अवेयर हैं। अभी हाल फिलहाल में एक हाई प्रोफाइल हॉलीवुड कपल के बीच में सिर्फ एक डेफेमेशन का केस हुआ, और कहीं ना कहीं जो जज है उसने प्यूनिटिव डैमेजेस भी अवॉर्ड किए, और कहीं ना कहीं एक इंसान को, जिसको कहते हैं कि रिलीफ भी दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में हर दिन हर पल एक ऐसा जो लैंडमार्क कोई ना कोई मैटर हो ही रहा है जिससे हम प्रेरित होते हैं कि हमें कोर्ट जाना चाहिए अपने ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के लिए। दैट इज़ फॉर श्योर, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बड़े सारे वर्ग हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उस लेवल में पहुंच के अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि जो एक गांव में जो एक इंसान बैठा हुआ है उसके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके लिए क्या आप उसके लिए क्या एग्जाम्पल क्या सेट कर? जी, कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, अगर आप कोर्ट जाते हैं और अपनी ग्रीवियंस को सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे 10 लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। अगर उनके साथ भी कोई सेम या सिमिलर घटना हो रही है तो वो भी कोर्ट जाके कहीं ना कहीं न्याय मांग सकते हैं, और न्याय जब तक आप कोर्ट से नहीं मांगेंगे तब तक आपको न्याय मिलेगा भी नहीं। रीटा जी, जब हम बात करते हैं केसेस की, आपने जिक्र किया कि सिविल केसेस भी होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, और CPC और CRPC अलग अलग तरीके से दोनों में कार्य
करती है। बट कहा यह जाता है रीटा जी, और प्लीज़ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से भी लोग कोर्ट कचहरी को अवॉइड करते हैं कि बहुत, अगर खासकर सिविल केसेस में तो ये कहा जाता है कि सालों दर साल लग जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी देखिए, जब हमारा संविधान बना था तब ये बिल्कुल ठीक बना था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि संविधान को बने हुए भी हमारे बहुत टाइम हो गया है, तो मैं भी ये चाहती हूँ और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जो हमारा ये सीपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस, जो ये प्रोसीजरल लॉज हैं, इन सब में थोड़े से चेंजेस करने वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो सेंटर ने ऑलरेडी इन सारी प्रोसीजरल लॉ को रिप्लेस करने के लिए बिल पास कर ही दिया हुआ है, जो एज़ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो उस हिसाब से देखते हुए हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे मैं बोलूँगी हमारे कानून में एक लूप होल जो मोस्टली एक सिस्टम में रह जाता है, वो लूप होल हमारे कानून में भी है कि इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि नो डाउट अगर आपने किसी इंसान को बुरा करते हुए देख भी लिया हुआ है तो देन ऑल्सो ही हैज़ टू गो टू द ट्रायल। वो आप उसको कॉन्विक्ट नहीं बोलेंगे, आप उसको एक्यूज बोलेंगे जी। कि एक्यूज का मतलब ये होता है कि जब तक उसकी जो उसने किया है वो अभी तक उसका प्रूव नहीं हुआ है तो ही इज नोन एज एक्यूज्ड। कॉन्विक्ट होता है जब ये प्रूव हो गया, उसके बाद टर्म यूज करते हैं कॉन्विक्ट। तो ये हमारे है थोड़ा सा, ये हमारे कानून में थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए भी मुझे मालूम है कि डेफिनेटली जो हमारी सरकार है डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अब चेंजेस करने तो पड़ेंगे और उसके लिए कदम उठाया हो भी रहे जी, वो हो भी रहे हैं। रीटा जी, अक्यूज़ड का आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जब क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें अक्यूज़ड को परिभाषित किया गया है। कहीं ना कहीं जब अक्यूज़ड अगर वो उसके ऊपर जो ट्रायल वो पूरा कंप्लीट होता है और कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि हाँ ये गिल्टी है इस चीज़ के लिए, तो वो कन्विक्टेड हो जाता है, और नहीं तो वो अक्विट भी हो जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा हमारे सिस्टम में और ख़ासकर इंडिया में हम ये देखते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी केसेस में ऐसी टिप्पणियां हैं कि लोगों को गलत फंसाया जाता है केसेस में, और कहीं ना कहीं बहुत साल लगते हैं, बहुत मेंटल एगनी भी होती होगी। आपने भी काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स देखे होंगे जिनके ऊपर झूठी FIR कर दी जाती है और कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद वो अक्विट होते हैं। तो ऐसे मामलों में वो किस प्रकार से न्याय को प्राप्त करें जब किसी इंसान के ऊपर एक गलत केस बना दिया जाता है कोई अल्टीरियर मोटिव के लिए? जी देखिए, हमारे जो कानून में ये प्रावधान सबके लिए एक ही है, जो केस करने आया है उसके लिए भी सेम ही है। अब ये तो देखिए अनटिल अनलेस एक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं होएगा उसके बाद ही ये पता लगेगा कि सच्चाई क्या थी। उससे पहले तो ये पता ही नहीं लगेगा कि चाहे आप ये बोले कि भाई आपको किसी ने फंसाया है या कुछ है, तो ये जो एक प्रोसीजर इससे पहले वाला भी जो मैंने आपको जैसा बताया हर इन एनी केस ये प्रोसीजर तो फॉलो करना ही करना है जी। ये जो एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम जब हम एक एक पड़ाव पार करते हैं तो एक एक पड़ाव तो पार करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमारे जो कानून की किसी भी तरीके की जो एक ये हो रहा है कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार जब ये चीज़ें प्रोसीजर स्टार्ट होएगा तो उसको एक फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए उनको ये सारी की सारी चीज़ें पार करनी ही पड़ेंगी जी। और रीटा जी, ऐसे केसेस में जब आप जिक्र करते हैं अक्यूज़ड की और ख़ासकर क्रिमिनल केसेस की, और काफ़ी लंबे क्रिमिनल केसेस भी चलते हैं, तो ऐसे केसेस में अक्यूज़ड के क्या राइट्स होते हैं? जब हम न्याय की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अक्यूज़ड के क्या राइट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया अ वर्ड एक्यूज्ड, ये एक्यूज़ होता है कि उसको एक्यूज़ किया गया है कि उसने ये चीज़ गलत करी है, लेकिन उसको ये नहीं बोला जाएगा कि वो एक कॉन्विक्ट है। तो एज एन एक्यूज्ड उसको वो सारे राइट्स हैं जो कि एक सिंपल इंसान को, जो कि एक हमारे भारतीय नागरिक को भी दिए जाते हैं जी। ही हैज़ अ राइट कि वो अपने रिड्रेसल के लिए उसको एक फ्री लीगल एड काउंसिल भी दिया जाए। अगर वो बोलता है कि उसको वो सक्षम नहीं है कोई वकील करने के लिए, तो उसको एक वकील भी करके दिया जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है और वो ही इज़ बिन एक्यूज्ड ऑफ समथिंग और वो जेल में है, तो उसको राइट टू एजुकेशन भी है ही है जी।
और रीटा जी, कई बार ये भी मैंने सुना है और काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आता है, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय वो अक्सर ये कहती है कि बेल शुड बी द नॉर्म और जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य है जब हम न्याय की बात करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही कम ऐसे कानून हैं जिसमें हमें ये बोल सकते हैं कि जिसमें बेल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं टू नेम सम, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो एक पॉक्सो है, एक एनडीपीएस है, लेकिन बेल भी एक ऐसी चीज़ है जो सबको फ्रीली नहीं दी जाती है, लेकिन उसका भी हक है। जो एक एक्यूज़ भी होएगा उसका भी हक है एक सामान सी ज़िंदगी जीने के लिए। इसी लाइन में, इसी डायरेक्शन में कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि बेल है, पेरोल है, फरलो है, ये कुछ एक टर्म्स हैं जो हम एक्यूज़ को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, और जो बाकी पीछे उसकी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी रह गई है उसको बीच बीच में जाके फुलफ़िल करने के लिए जो ये प्रावधान हमारे कानून में दिए गए हैं। जी। और रीटा जी, जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी जो बाधा उसमें ये रहती है कि अब आप सीनियर एडवोकेट भी रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कार्य किया है, तो हर कोई व्यक्ति एडवोकेट को एंगेज नहीं कर सकता, क्योंकि एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी उसमें रहता है, क्योंकि फ़ीस भी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी रहता है कि जिससे कि हर व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सके? अगर मेरी कोई ग्रीवियंस है और अगर मुझे ये लगता है कि मुझे कोर्ट जाना है, पर मेरे पास उस प्रकार के साधन नहीं है, मैं एक लॉयर को एंगेज नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जानता कि मैं खुद अपना केस लड़ सकूं, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी है कि जहां पे सरकार मेरी मदद करे, कहीं ना कहीं सरकार मुझे एक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे? जी बिल्कुल, हर एक लेवल में, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल में, हाई कोर्ट लेवल में, सुप्रीम कोर्ट लेवल में एक फ्री लीगल एड कमिटी है जी, जहाँ पे ऐसे लोगों को, जो लोग सक्षम नहीं हैं कि वो कोर्ट का खर्चा उठा सकें, उनको फ्री लीगल एड का प्रावधान है। और उस कैटेगरी में कुछ एक, जैसे कि हमारे जो स्पेशल कैटेगरीज होती है, जैसे कि SC/ST कैटेगरीज है ना, वो आती है। जैसे कि वुमेन है, जो औरत को, एक लेडी को एक फ्री लीगल एड का प्रावधान है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन अगर जेंट्स भी लेना चाहें तो कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं कि जो वो एप्लीकेशन देके बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि उन्हें एक फ्री लीगल एड कमेटी में एप्लीकेशन देके उन्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है, उसके लिए कोई ज़्यादा, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है जी। आप ऑनलाइन भी फ्री लीगल एड कमेटी में एक एप्लीकेशन देके कि आप चाहते हैं कि आपको एक अधिवक्ता दिया जाए और आपकी ये चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जी। और रीटा जी, फ्री लीगल एड की जब हम बात करते हैं तो फ्री लीगल एड हमें किस लेवल पे मिल सकता है? क्या ये सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर जब हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, वहाँ पे ही अवेलेबल है? या फिर अगर हम हायर कोर्ट्स की बात करें, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की हम बात करें, या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहाँ पे भी आप फ्री लीगल एड के तहत इस प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं? ये आपको ये सारे लेवल में ही, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फ्री लीगल एड कमेटी है वहाँ पे भी जी। अगर आप हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फ्री लीगल एड कमेटी है। तो उस हिसाब से आपको हर लेवल पे एक फैसिलिटी दी गई है कि जो लोग आगे सक्षम नहीं हैं कोर्ट में आने के लिए, और जो एक अधिवक्ता को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग फ्री लीगल एड का एक हेल्प उनको मिल जाती है जी। और ये हर लेवल में ही है। जी। और रीटा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कुछ लोगों के मन में शायद ये भी संशय होगा कि जब हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता की हम बात करते हैं, तो जो उसमें अधिवक्ता होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको कैसे चूज़ किया जाता है? क्या उसमें कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी रहते हैं? मतलब वो पैनल कैसा रहता है वो? जी, जो भी व्यक्ति फ्री लीगल एड काउंसिल होना चाहता है उनको भी एक विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जैसे कि हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उनको एक एप्लीकेशन देके उनको बताना पड़ता है कि आप रेडी हैं, कि आप प्रो बोनो सर्विसेज के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे ही आप वो एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद जो कमिटी है वो डिसाइड करती है कि कितने लॉयर्स पैनल में होने चाहिए, किस किस को रखा होना चाहिए। और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसकी प्रैक्टिस 2 साल 3 साल या 5 साल की हुई हो कि वही लोग आ सकते हैं ना। इसमें ऐसे भी वकील हैं जिनकी 20-20 साल की प्रैक्टिस है और जो इस कमेटी में है और जो बहुत ही ज़्यादा सक्षम तरीके से फ्री लीगल एड का काम करते हैं। बेसिकली फ्री लीगल एड प्रो बोनो ही हुआ एक तरीके से, कि आप एक समाज के लिए अपना एक आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप अदा कर रहे हो।
जी रीटा जी, आप थोड़ा सा मुझे समझाइए, जितना मुझे समझ में आ रहा है, और प्लीज़ हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि जब हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता, तो क्या आपको एक फ्री में वकील गवर्नमेंट देती है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर जब हम देखते हैं कि जब केस चलता है तो उसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारे लिटिगेशन के अदर एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब भी क्या उसके अंदर कवर्ड होते हैं? हाँ जी, एक बार आपको आपको एक अधिवक्ता मिलता है लीगल एड कमेटी के थ्रू, तो आपको उस हिसाब से आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक कोर्ट का स्लैब होता है, जैसे कि अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो जैसे 5 हेयरिंग के, वो खुद लीगल एड कमेटी अधिवक्ता को जो मिनिमम चार्जेस हैं, जो पेपर चार्जेस हैं या कुछ खर्चा है, तो वो लीगल एड कमेटी ही करती है। उसके लिए जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली आपको एक फ्री फैसिलिटी मिल रही है ये जी। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कागज़ों के पैसे देने हैं, उसके आपको ये नहीं है कि आपको किसी और चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं उस चीज़ के लिए। जी, और ये जो फ्री लीगल एड है, क्या सिर्फ आप एक ही बार प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि पहले केसेस लोअर कोर्ट में चलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलते हैं, और कई बार अपील्स वगैरह होती हैं, तो फिर जब हायर कोर्ट्स में मामला जाता है तो क्या फिर आप दोबारा से फ्री लीगल एड के तहत, निःशुल्क कानूनी सहायता के तहत आप वकील प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फ्री लीगल एड काउंसिल किया हुआ है, वहाँ से आपने अपीलेट जुरिसडिक्शन में जाना है, आपने हाई कोर्ट आना है, तो हाई कोर्ट की भी अलग कमेटी है, तो ये ऑटोमेटिकली जब वहाँ से आएगी तो आपको एक फ्री लीगल एड काउंसिल ही मिलेगा। जब आप अपीलेट जुरिसडिक्शन में जाओगे और आप सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे, और वहाँ पे भी अगर आप एक एप्लीकेशन दोगे कि आपको एक अधिवक्ता की ज़रूरत है जो इस मैटर को आगे ले जा सके, तो वो भी निःशुल्क ही रहेगा। जी, और रीटा जी, फ्री लीगल एड कहीं ना कहीं एक बूंद साबित हो सकता है जब हम बात करते हैं न्याय प्राप्त करने की दिशा में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हर्डल ही ये रहता है कि आपको एक लॉयर एंगेज करना है, उसकी फ़ीस भी देनी है, और कहीं ना कहीं आपको न्याय भी प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं ये एक डबल जेपर्डी की जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड एक रास्ता बन सकता है कि जिससे कि हर व्यक्ति, चाहे वो समाज का बिल्कुल ही निचले तबके का ही क्यों ना हो, जिसके पास संसाधन ना हो, वो भी कहीं ना कहीं बड़े से बड़े कोर्ट में जाके अपना केस रख सकता है, अपनी पैरवी वो कर सकता है फ्री लीगल एड के तहत। रीटा जी, जब हम अपील की बात करते हैं, आपने जिक्र भी किया कि अपील्स वगैरह भी होती हैं, तो अपील्स वगैरह जब किसी केसेस में होती हैं तो उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि काफ़ी डिले हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी कहीं ना, जिसको ये भी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और कई बार ये भी होता है कि जब आप कानून के तहत कुछ भी कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, तो कई बार लोअर कोर्ट्स आपके लिए फेवरेबल ऑर्डर शायद नहीं देती है, तो क्या आप अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपके पास ये एपिलेट जो जुरिसडिक्शन है उसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपील में तो आ ही सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का ना एक लेवल है, जैसे कि आप अगर हम जो केस स्टार्ट होता है वो होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही, अनटिल अनलेस यू हैव टू गो इन अ रिट जुरिसडिक्शन। अगर आपने रिट जुरिसडिक्शन में आना है, मतलब अगर आपने सरकार को 4 जो रिट्स हैं हमारे, है ना, उसके लिए आप स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट आओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बेसिक जो आपकी, जैसे आप सिंपल, आपके साथ किसी भी तरीके की कोई जुल्म हुआ है, आपके अगेंस्ट आपने एक एफआईआर लॉन्च करी है, उसके बाद वो आ जाता है कोर्ट में, उसके बाद वो पूरा का पूरा एविडेंस पार्ट होने के बाद, उसके बाद आपको लगता है कि आप जीते हैं कि आप हारे हैं, उसके बाद आप आते हो उसके एपिलेट जुरिसडिक्शन में, मतलब हाई कोर्ट में। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक प्रोसीजर तो है वो इनएविटेबल है अभी फ़िलहाल जी, ऐसा है कि उनसे आपको गुजरना ही पड़ेगा। जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसके लिए कोई एस्केप ही नहीं है। उसके बाद जब आप एपिलेट जुरिसडिक्शन में आ जाते हो तो वहाँ पे कम टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर्ष कि अब बहुत कम टाइम की बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लगे, क्योंकि ये बात सच्ची है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप उसको एक्सपीडिएट करवा सकते हो, बड़े सारे प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हो। आप एपिलेट जुरिसडिक्शन में आ सकते हो जी। आप जब एपिलेट जुरिसडिक्शन में आते हो तो जैसे ही आपका मैटर एडमिट होता है आप एप्लीकेशन लगा देते हो। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की अगर मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करूं तो मैंने जुलाई महीने में 5000 से ऊपर केसेस के डिस्पोजल देखे जी। तो और वो हाई कोर्ट की वेबसाइट में है, तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ कि मैंने यहाँ नंबर ले लिया और मैंने बता दिया जी। लेकिन अभी जो कोर्ट्स हैं वो इस चीज़ को स्ट्रेस डाल रही हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है पुराने केसेस को उतनी जल्दी इनको ख़त्म किया जाए और इसको एक
फाइनल डिस्पोजल किया जाए इन सब चीज़ों का। जी। और रीटा जी, जैसे आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपने अपने हकों के लिए जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर अगर आपके ऊपर कोई केसेस किए जाते हैं, अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस भी किया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लीगल रिकोर्स तो लेना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। जाते जाते बस एक लाइन में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, ख़ासकर क्योंकि हम जब कहते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि जब आपके साथ कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की कुछ भी ऐसा होता है जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए चुप ना बैठें, क्योंकि आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी पड़ेंगी जी। तो इसीलिए मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके विजिलेंट रहिए। आजकल मल्टीमीडिया फ़ोन है सबके हाथ में, आजकल सब लोग बहुत विजिलेंट हैं, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि विजिलेंट रहें। और किसी भी चीज़ को रोकने का तरीका होता है कि जो सबसे पहले खुद पे मुसीबत आ रही है आप उसको रोकें और फिर दूसरों की सहायता करें। बिल्कुल। तो इसीलिए आप विजिलेंट हो, आप ये चीज़ करो और उसके बाद दूसरों को सजेस्ट करो कि क्या करना है आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रीटा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और जस्टिस फॉर ऑल यानी न्याय सबके लिए, इस बारे में आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम सबको दी, और दर्शक भी ज़रूर लाभान्वित होंगे इस जानकारी से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्ष। जी, तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।